ठीक है बच्चों, तो समझा आपको। एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 5 मार्क के लिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट बच्चों, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा। कि फेमा को क्यों इंट्रोड्यूस किया, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव था। एग्जाम में ये डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट अपन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले फर्स्ट इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड। मतलब इंडिया में कल जाकर किसी को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना, तो ये फैसिलिटेट करता है आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। फिर बात करेंगे फैसिलिटेट एक्सटर्नल पेमेंट। मतलब कल जाके अगर आपको कोई आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो उसका पेमेंट फॉरेन करेंसी में आएगा, तो उसको भी कोई फैसिलिटी होना चाहिए कि फॉरेन करेंसी को मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देन उन्होंने बात की कि प्रमोट ऑर्डर डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ना, जो करेंसी को कन्वर्ट करके देते हैं, तो उसका भी एक बड़ा मार्केट डेवलप करने का इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था। कि कितने साल लोग काम करते हैं पता है आपको एज ए एजेंट, जिनको कमीशन मिलता है, जिनको पेमेंट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो इसका एक बेनिफिट मिला है। फिर फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी भी एफिशिएंटली किया जाएगा। एफिशिएंटली मतलब कम प्राइस में। पहले के ज़माने में बहुत कॉस्ट लगता था अगर एक्सचेंज करना है मनी को, तो अभी बहुत ईजी हो गया है, बहुत आसान हो गया है। एनकरेज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडिया में आके फॉरेनर्स ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि अपने इंडिया में एफडीआई बढ़ेगा, अपने इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। देन लिबरलाइज फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम। बहुत फ्रीडम कर दिया है, आपके बहुत सारे ऐसी जगह से लिमिट हटा दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में किसी फॉरेनर्स को इन्वेस्टमेंट करना है ना, इंश्योरेंस सेक्टर में अभी 100% अलाउड कर दिया है। तो पूरा इंश्योरेंस सेक्टर फॉरेनर कंट्रोल कर सकते हैं, पूरा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अभी वो लिमिट उन्होंने हटा दिया है। इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी। बहुत सारी इकोनॉमी को कनेक्ट कर दिया। बहुत सारे लोग जीडीआर इशू करते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटर रिसिप्ट, आईडीआर इंडियन डिपॉजिटर रिसिप्ट, ये कि अपन पढ़ने वाले। तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट को उन्होंने कनेक्ट किया, ग्लोबल इकोनॉमी को कनेक्ट किया। तो इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव था। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो कैसे याद करोगे तुम, नीचे इसका एक मैंने ट्रिक बताया। इसे क्या कहेंगे, टीपीएमआईएल। टीपीएमएल का मतलब क्या होगा, ट्रेड फैसिलिटेशन, पेमेंट फैसिलिटेशन, मैनेज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, आई फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, एंड एल फॉर रेगुलेशन ऑफ फॉरेन सिस्टम। तो आप फॉरेक्स सिस्टम, तो आप इसको सिंपल याद रखना, टीपी मिल। क्या बोलेगा, टीपी करने के लिए मिल जा। बस ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपको समझा, अभी तक मैंने 2 चीज़ें आपको पढ़ाई। कौन सी 2 चीज़ें पढ़ाई, एक फेरा की जगह फीमा आया, वो क्यों आया, एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा। तो फेमा का ऑब्जेक्टिव क्या, तो बिंदास बता देना, फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, एक्सटर्नल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज को एफिशिएंटली काम करने के लिए, इसका एक नया मार्केट को डेवलप करने के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी को कनेक्ट करने के लिए। तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे, जिसकी वजह से फीमा को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है सर, अभी आपको यहाँ तक सब समझ गए। तो देखिए बच्चों, अभी मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताता हूँ इसकी कहानी, कि इसको याद कैसे करना है। तो आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा इंडिया से, कोई बंदा क्या है, इंडिया से। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा यूएस से, कोई बंदा क्या है, यूएस से। तो आप समझिए, इन दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, तो इसके पास कौन सा करेंसी है, इंडियन रुपीज़ है। इसके पास कौन सा करेंसी है, फॉरेन करेंसी है। इसका मतलब क्या बच्चों, कि इन दोनों को एक्सचेंज करना पड़ेगा। इनको क्या करना, फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ेगा। बट ये एक्सचेंज करने के लिए आपको लॉ देखना पड़ेगा, कौन सा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और इन्होंने क्या बोला, अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करना है तो आप किसके पास जा सकते हैं, आप ऑथोराइज पर्सन के पास जा सकते हो। क्या बोला इन्होंने, आप किसके पास जा सकते हो, ऑथोराइज पर्सन के पास जा सकते हो। सर ये ऑथोराइज पर्सन कौन होता है, या ऑथोराइज पर्सन कोई भी बैंक हो सकती है, कोई भी इंसान हो सकता है, विच इज़ ऑथोराइज बाय द बैंक। बैंक मतलब आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे ऑथोराइज पर्सन की लिस्ट है। तो वो ऑथोराइज पर्सन से ही आप क्या कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो कल जाके आपने किसी इंडिविजुअल इंसान से फॉरेन करेंसी कन्वर्ट कर लिया, उसने पैसा नहीं दिया, तो आरबीआई इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो अगर कल जाके अगर आपको अच्छा मतलब जिसमें रिस्क नहीं चाहिए, एकदम फ्री वाला चाहिए, फ्री वाला मतलब विदाउट रिस्क, तो रिस्क फ्री चाहिए, तो उस केस में आप क्या कीजिए, जो आरबीआई के ऑथोराइज पर्सन है उनके साथ ही ट्रांजैक्शन करना, उनके साथ ही जाके पैसा एक्सचेंज करना। तो इन्हें क्या कहते हैं, ऑथोराइज पर्सन का मतलब कौन होता है बच्चों, जो अलाउड करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कौन हो सकते हैं, ये कोई भी ऑथोराइज डीलर हो सकता है। ऑथोराइज डीलर मतलब जो पैसे में डील करता होगा फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में, या तो कोई मनी चेंज करने वाला हो सकता है, या तो एनी अदर पर्सन ऑथोराइज बाय द आरबीआई। क्या ये ऐसा कोई इंसान जो आरबीआई ने ऑथोराइज किया हो सकता है। तो आपको समझा बच्चों, एग्जाम में ना कभी कभी 5 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है, पता नहीं इंस्टीट्यूट यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछता है।
और बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो याद रखना बच्चों, अगर कोई भी इंडियन है, कोई भी फॉरेनर है, इनको अगर पैसा एक्सचेंज करना है किसी और के साथ, तो मेक श्योर दैट इन्होंने किसके साथ करना चाहिए, कोई भी ऑथोराइज पर्सन के साथ करना चाहिए। और ऑथोराइज पर्सन कौन है, एज पर द RBI, तो वो कोई भी हो सकता मनी चेंजर। तो मुझे एक बात बताइए, आपने मेरे साथ ये 3 टॉपिक पढ़े, कौन से 3 टॉपिक पढ़े? एक, कि फेरा की जगह फीमा क्यों आया। अब देखिए मेरे साथ बिना देखे रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि फेरा बहुत रिस्ट्रिक्टिव था, बहुत प्रोहिबिटिव था, बहुत कंट्रोल करता था। फीमा उसके उल्टा था, कि बहुत फैसिलिटेट करता है, बहुत प्रमोट करता है, बहुत लिबरलाइज करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फीमा में सिविल लॉ है और फेरा में क्रिमिनल लॉ है। आप ये बता सकते हो। फिर उस बता सकते हो फेरा 1973 में आया, फीमा कब आया, आपको कमेंट करना है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है फीमा के, अपन ने पढ़े, फैसिलिटेट करता है ट्रेड को, वो सब फीचर्स अपन डाल देना। फिर तीसरा अपन ने पॉइंट्स पढ़ा कि ऑथोराइज पर्सन कौन होता है, जिसके पास जाके आप ट्रांजैक्शंस को क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो पैसे को। वो ऑथोराइज पर्सन होता है जो ऑथोराइज बाय RBI होता है, और कोई भी पर्सन हो सकता है उसके अंडर। समझा आपको? अब नेक्स्ट बात करेंगे क्या है बच्चों, करेंसी नोट। करेंसी नोट का मतलब क्या होता है कि कोई भी कॉइन्स या बैंक नोट्स जो इशूड किए जाते हैं पेमेंट के लिए, मतलब अगर कोई आपने गुड्स परचेस किया, उसको जो गुड्स परचेस करने के बाद जो पेमेंट देना पड़ता है ना, तो जो पेमेंट करने के लिए आप जो यूज़ करें उसे क्या कहेंगे अपन, करेंसी नोट्स कहेंगे। तो करेंसी नोट्स मतलब ऐसा मनी फॉर्म में होता है वो जनरली। जैसे इसमें क्या क्या आएगा बच्चों, इसमें आएगा आपकी कॉइन्स भी आ सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, या तो बैंक नोट्स आ सकते हैं जो RBI बनाता है। आपको तो जितने भी कॉइन है वो कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड जितने भी नोट है वो कौन बनाता है, RBI बनाता है। तो याद रखना ये सब चीज़ों को क्या कहेंगे अपन, इसे कहेंगे आप, क्या कहेंगे बच्चों, करेंसी नोट्स कहेंगे। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी आपको याद करना चाहिए। अब एक्सपोर्ट का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है 5 मार्क का, कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या बच्चों। देखिए एक्सपोर्ट का मतलब बहुत सिंपल से बताता हूँ। कल जाके अगर वेस्ट इंडीज़ का क्रिस गेल इंडिया में आता है एंड मैं उसको गुड्स देता हूँ, वो एक्सपोर्ट नहीं है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है गुड्स आउटसाइड इंडिया जाने चाहिए। गुड्स क्या होने चाहिए, आउटसाइड इंडिया जाने चाहिए। तो देखिए क्या लिखा है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सेंडिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो इंडिया से बाहर जाना चाहिए तभी उसे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कहेंगे। आप उसमें गुड्स भी भेज सकते हो, या तो सर्विसेज भी भेज सकते हो, या तो आप, उन्होंने बोला कि भाई साहब ऐसी सर्विसेज या ऐसा गुड्स जो पर्सन को आप देना चाहते हो वो कहाँ पे बच्चों, लिविंग आउटसाइड इंडिया है, उसे एक्सपोर्ट कहा जाएगा। तो समझा आपको? तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछेंगे, कोई इंसान है जो US से इंडिया में आया है एंड आपने उसको गुड्स दिया, तो उससे आप एक्सपोर्ट नहीं मानोगे। एक्सपोर्ट का मतलब होता है गुड्स शुड बी प्लेस आउटसाइड इंडिया में जाना चाहिए, उससे आप एक्सपोर्ट कह सकते हो। एम आई क्लियर टू होगा फिर? एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, 5 मार्क का क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल वे से बताओ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताओ, क्योंकि मुझे पता है आपको जून में 60 मार्क कन्फर्म चाहिए, उससे ज़्यादा ही चाहिए, ये मेरा टारगेट है। देन बच्चों क्या होता है उसके बाद, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है बच्चों की, अगर कोई आपको एक्सचेंज करना है, जैसे इंडिया एंड US के बीच में कोई भी एक्सचेंज करना है, तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं जिससे आप एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि मैं फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कर सकता हूँ इंडियन या डॉलर रुपीज़ में, या तो आप डिपॉजिट कर सकते हो फॉरेन कंट्री में उनकी करेंसी में, तो इंडिया में डिपॉजिट कर सकते हो। या तो कोई बैलेंस पे करना है फॉरेन करेंसी में, मतलब वहाँ पे कुछ पेमेंट करना आपको फॉरेन कंट्री में। कोई ड्राफ्ट्स है जो आपको फॉरेन करेंसी में विड्रॉ होने वाले, कोई चेक है आपके पास, या कोई लेटर ऑफ क्रेडिट मिला आपको, कोई क्रेडिट मतलब गुड्स परचेस करने का क्रेडिट मिला है, बट वो कौन से फॉर्म में मिला है, फॉरेन करेंसी फॉर्म में मिला है। मतलब आपने कोई फॉरेन मार्केट में गए, वहाँ पे गुड्स परचेस किए क्रेडिट बेसिस पे, तो उन्होंने आपको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया होगा, है कि नहीं। कोई बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं जो फॉरेन करेंसी में हो सकते हैं। देखिए बच्चों, ये बात कब आएगी फॉरेन एक्सचेंज की बात, जब 2 कंट्री आएंगी, जब 2 करेंसी आएंगी, तब जाके इसकी बात आ रही है, तब अपन इसे कहेंगे ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे। तो एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या आता है। तो फॉरेन करेंसी आ सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आ सकता है, डिपॉजिट आ सकता है, बैलेंस पेएबल आ सकता है, ट्रैवल चेक आ सकता है, ड्राफ्ट भी आ सकता है। तो ये कौन से करेंसी में जाने वाला है, फॉरेन करेंसी में जाने वाला है। तो इसे अपन क्या कहेंगे, इसे फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे। मुझे बताइए कितना ईजी चैप्टर बच्चों ये, क्यों आपको इतना डिफिकल्ट लगता है चैप्टर। मैं बोल रहा इसको, मैं इसमें मुझे 66 मार्क्स आए थे, बहुत ईजी चैप्टर है। तो आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट, आप लोगों के पास ना ऐसे ऐसे चार्ट बुक होनी चाहिए। दूसरा, इसको सिंपल वे से समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज लॉ रटने का एग्ज़ाम नहीं है, लॉ होता है लिखने का एग्ज़ाम, अच्छे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने का, खुद की लैंग्वेज से एक्सप्लेन करने का, तब जाके इसमें पैसा मिलता है, सॉरी मार्क्स मिलता है। तो आपको समझ रहा है बच्चों कितना आपको फोकस करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए सब्जेक्ट को, किससे पढ़ना चाहिए। अगर आप भी जून में अटेम्प्ट देना चाहते हो, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले दिन में मैं इसकी सीरीज़ अपलोड कर दूँगा। अभी तो सिर्फ मैंने एक सैम्पल ही डाला है कि नोट्स कैसे है, मैं पढ़ाऊँगा कैसे है, और आपको एक्सप्लेन कैसे करूँगा। समझा आप लोगों को? अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे आंसर कमेंट कीजिए सब लोग, और मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए, मैं नक्का इसका सीरीज़, मतलब 100% इसका सीरीज़ मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है बच्चों? चलिए, थैंक यू सो मच।